नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मेरी और आपकी एक लंबे वक्त तक दूरी बनी रही और दूरी का कारण ज्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं आपके सवाल में जवाब दूंगा। तब तक के लिए एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% कोटा खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। इसने ये निर्देश तब दिया है जब राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। राज्य में मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बीच ही गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में कहा कि वो दिन में जवाब दाखिल करेंगे। बता दें, 30 मार्च को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% पिछड़े वर्गों के कोटे को समाप्त कर दिया था। सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि उन्हें 100 से अधिक वर्षों से कर्नाटक में पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। मुंबई सरकार के फैसले में कहा गया था कि राज्य में 2 सबसे प्रभावशाली समुदायों लिंगायत और बोक्कालिगा को मुस्लिम ओबीसी कोटा आवंटित किया जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में 13 अप्रैल को आया। इसने सरकार के आदेश पर सवाल उठाया और कहा कि कर्नाटक सरकार का मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म करने का फैसला प्रथम दृष्टया पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। इसने 13 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक बोक्कालिगा और लिंगायतों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में कोई कोटा का लाभ नहीं दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने पहले 18 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए टाल दी थी। अब इसे 9 मई तक के लिए टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सरकार, दिल्ली पुलिस आदि को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला पहलवानों के नाम सार्वजनिक करने से मना किया है। महिला पहलवानों की ओर से याचिका जाने माने वकील कपिल दायर की है। बता दें, देश की 7 नामी महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसी मामले को लेकर महिला पहलवानों ने रविवार से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। उनका कहना है कि वो इंसाफ लेकर ही जाएंगी। महिला पहलवानों के समर्थन में अन्य खिलाड़ी और पहलवान भी जंतर मंतर पहुंच गए हैं। महिला पहलवानों ने पहले दिल्ली पुलिस से एफआईआर का अनुरोध किया, लेकिन दिल्ली पुलिस जांच के नाम पर मामले को लटकाए हुए है। उसने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद भी हैं, इसलिए उनके रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज मंगलवार 25 अप्रैल को याचिका पर विचार किया और कहा, गंभीर आरोप हैं जो याचिका में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। हमारे विचार में इस मामले पर इस अदालत के दखल की आवश्यकता है। कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए नोटिस जारी किया और इस पर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सांसद उदित राज समेत काफी लोग आज मंगलवार 25 अप्रैल को जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ धरने पर बैठे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जंतर मंतर पर आज प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ बैठे और कहा कि जिन एथलीटों ने देश का नाम रोशन किया और जिन्हें स्टेडियम में होना चाहिए, वे विरोध कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ने जवाब दिया। हालांकि उनका जवाब बहुत सदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर वो कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, वो कुछ नहीं कह सकते हैं। बता दें, 7 कुश्ती पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पहलवानों के आरोप हैं कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया, जिनमें किशोरी भी शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता की कोशिशें जारी हैं। नीतीश कुमार लगातार पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं।
इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में आज कहा गया है कि केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस विपक्षी गठबंधन में शामिल होने को तैयार है, लेकिन वो राहुल गांधी के चेहरे को विपक्ष का चेहरा बनाने के खिलाफ है। एक तरह से उसने शर्त रख दी है कि राहुल को आगे किए बिना विपक्षी मोर्चे पर वो सहमति दे सकती है। बता दें, बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार अभी कल सोमवार को ही ममता बनर्जी और अखिलेश को राजी कर अपने मिशन का पहला सफल राउंड पूरा करके बिहार लौटे हैं, लेकिन इस बीच आज केसीआर ने अपना दांव चल दिया है। इंडियन एक्सप्रेस को बीआरएस के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि पार्टी अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने के लिए विचार को छिपाना नहीं चाहती है। हालांकि इस विपक्षी गठबंधन के चेहरे के रूप में राहुल गांधी के बारे में आपत्ति है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अपनी खुद की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के बावजूद के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के नेतृत्व वाली पार्टी अधिक एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। सूत्रों ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार और बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को जांच के नाम पर घेरा है, उसके मद्देनजर बीआरएस के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बिहार की राजनीति में फिर उथल पुथल मचने लगी है। हत्या अपराधी और विवादास्पद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बीते 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार पुलिस जेल नियमावली 2012 में संशोधन करके उम्र कैद की सजा के प्रावधान से कुछ शब्दों को हटा दिया था। इसके 10 दिन बाद राज्य सरकार के कानून विभाग ने कल सोमवार को आनंद मोहन तथा 26 अन्य लोगों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। रिहा किए जा रहे लोगों में वो लोग हैं जो हत्या जैसे अन्य जघन्य अपराधों के लिए 14 साल की उम्र कैद की सजा पूरी कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि 69 साल के आनंद मोहन को 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णिया की हत्या के मामले में 2007 में दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा बाहुबली छोटन शुक्ला की हत्या के खिलाफ वैशाली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व कर रही भीड़ को उकसाने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। विरोध मार्च के लिए कृष्णैया रास्ता खुलवा रहे थे, उसी समय भीड़ ने उनकी पीट कर हत्या कर दी थी, लेकिन मुख्य आरोपी आनंद मोहन को बनाया गया था। वहीं एक तरफ नीतीश के इस राजनीतिक कदम पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो उच्च जाति के आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करे या चुप रहे। आईएएस जी कृष्णिया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन सिंह के जल्द ही जेल से रिहा होने की चर्चा है। इस बीच आनंद मोहन से जब पूछा गया कि उनकी रिहाई को लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने सवाल उठाए हैं, इस पर उन्होंने कहा कि कौन मायावती, हम किसी मायावती को नहीं जानते हैं। वहीं जेल से रिहा होने की रिपोर्ट्स को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि घर में हो रहे समारोह के बाद मैं जेल लौट जाऊंगा, जब रिलीज ऑर्डर आएगा तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। वहीं विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार की कोशिश के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा वो अपनी मुहिम में हैं। लोकतंत्र में मजबूत प्रतिपक्ष जरूरी है, नहीं तो देश में तानाशाही असंभावी है। इसके अलावा उन्होंने अपने रिहाई के मामले को गुजरात के बिल्किस बानो के मामले से जोड़ा। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, गुजरात में एक निर्णय लिया गया है, कुछ लोगों को रिहा किया गया है और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो बिल्किस बानो गैंगरेप मामले का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ। बता दें, गुजरात में बीजेपी सरकार में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को कहा कि ये कहना गलत है कि वो पद छोड़ने के बाद ही 2019 के पुलवामा आतंकी हमले पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर एक सवाल के जवाब में आई कि वो हमसे अलग होने के बाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के सीकर में संवाददाताओं से कहा, ये कहना गलत है कि मैंने इस मुद्दे को तब उठाया जब मैं सत्ता से बाहर था। उन्होंने कहा कि हमले के दिन उन्होंने इसे उठाया था। इसके अलावा उन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बयान दिया। पूर्व राज्यपाल ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं उनके बेहतर होने की कामना करता हूं, लेकिन राजनीति और चुनाव में कोई नहीं जानता कि क्या होगा। मौजूदा स्थिति उनके लिए कठिन है, उन्हें कुछ चीज़ें करनी होंगी। मलिक ने दावा किया कि अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी से उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पुलवामा मुद्दे पर भी बोलना चाहिए। एक सवाल के जवाब में मलिक ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री पद के लिए एक गंभीर उम्मीदवार हैं और अगर ये उनके भाग्य में है तो वो बन जाएंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित माने जाने वाले कार्यक्रम मन की बात पर निशाना साधा है।
अगले रविवार को मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण होगा। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम पर हमला करते हुए इसे मौन की बात करार दिया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश ने कहा कि 30 अप्रैल को होने जा रहे मन की बात के 100वें एपिसोड की सूचना को फैलाने के लिए पीएम की शक्तिशाली पीआर मशीन ओवरटाइम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बीच मौन की बात है। अडानी, चीन, सत्यपाल मलिक के खुलासों, एमएसएमई की बर्बादी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी है। कर्नाटक में चुनाव से पहले पूर्व बीजेपी मंत्री केएस येचुरप्पा ने विवादित बयान दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक येचुरप्पा ने कहा कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में शिवमोगा शहर के करीब 60,000 मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक येचुरप्पा ने शिवमोगा में वीरशैव लिंगायत बैठक में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, हम एक भी मुस्लिम वोट नहीं चाहते हैं। हमें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्वास्थ्य या शैक्षिक मुद्दों पर मुसलमानों की बहुत मदद की है और ऐसे मुसलमान हमें वोट देंगे। 24 अप्रैल को शिवमोगा के पास विनोबा नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए येचुरप्पा ने कहा, शहर में करीब 60,000 मुसलमान हैं, हमें उनके वोटों की ज़रूरत नहीं। ज़रूर ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद मिली है जब भी उन्हें ज़रूरत थी और वो हमें वोट देंगे। राष्ट्रवादी मुसलमान निश्चित रूप से बीजेपी को ही वोट देंगे। येचुरप्पा ने यह दावा भी किया कि बीजेपी की सरकार के दौरान हिंदू सुरक्षित रहे हैं और किसी ने हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं की है। भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास के एक और एफआईआर बेंगलुरु में दर्ज की गई है। असम के गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी शासित दूसरे राज्य में ये दूसरी एफआईआर है। श्रीनिवास पर अब 23 अप्रैल को बेंगलोर के एक होटल में आयोजित बैठक के दौरान कथित तौर पर चुनाव अधिकारियों को ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तलाशी और बैठक के निरीक्षण को लेकर श्रीनिवास के अधिकारियों से कथित तौर पर कहासुनी हो गई थी। उसके बाद एफआईआर दर्ज की। हालांकि चुनाव के दौरान ऐसी बहस और आपत्तियां राजनीतिक दलों में आम हैं, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज की गई है। श्रीनिवास और उनकी टीम इस समय कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बता दें, कोविड-19 के दौरान किए गए अपने काम से श्रीनिवास काफ़ी लोकप्रिय हैं। इससे पहले गुवाहाटी पुलिस ने कांग्रेस से निष्कासित अंकिता दत्ता की एफआईआर पर कथित उत्पीड़न के मामले में पूछताछ के लिए वी श्रीनिवास को 2 मई को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। गुवाहाटी में दत्ता ने कल आरोप लगाया था कि श्रीनिवास द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए सभी सामाजिक काम पीआर स्टंट का हिस्सा थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2024 में दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक प्रमोशनल वीडियो में अपने इस फैसले की घोषणा की है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कहा है कि वो भी दोबारा उपराष्ट्रपति पद की रेस में रहेंगी। बता दें, 2020 में 58 साल की कमला हैरिस देश में पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी। इसके साथ ही वो पहली अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी मूल की उपराष्ट्रपति थीं। उन्होंने कहा है कि हमें विश्वास है कि हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा जितना हमारी इसके लिए लड़ने की इच्छा है। इसी वजह से जो बाइडेन और मैं दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। इंडियन टीम में अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है। इसके पीछे आईपीएल में उनके अच्छे प्रदर्शन को वजह माना जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह नहीं मिली है। वो घायल होने की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून से लंदन के ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।